हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम उन सभी नए टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे जो इन दिनों आरपीएससी ने अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में जोड़े हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम चर्चा करने वाले प्रमुख आयोग वाले टॉपिक के बारे में। और इसमें जो टॉपिक सेकंड ग्रेड में जोड़े गए, जो टॉपिक नए प्रमुख आयोग आरएस में जोड़े गए, पीएसआई में जोड़े गए, या फिर जो टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में जोड़े गए, हम उन सभी के बारे में पढ़ेंगे और उन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें। और अब हम चर्चा करेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किस तरह से काम करता है और इसमें क्या क्या बातें। देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में हम जब चर्चा करते हैं, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, तो आपको ये बात समझनी है कि आखिर केंद्रीय सतर्कता आयोग क्यों बनाया गया। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि किसी केंद्रीय अधिनियम के द्वारा या उसके द्वारा स्थापित निगमों, सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों, स्थानीय प्राधिकरणों के विभिन्न वर्गों के लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए हमने केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया। आपको एक बात याद रखनी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या काम करता है। तो याद रखना कि ये केंद्र स्तर पर क्या करता है, केंद्र स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच करता है। केंद्र स्तर पर किसकी जांच करता है? तो याद रखना, केंद्र स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच करता है। क्लियर है ये वाली बात? केंद्र स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच करता है। क्लियर है ये वाली बात? तो सेंट्रल लेवल पर ये किसकी जांच करता है? तो ये भ्रष्टाचार की जांच करता है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जो केंद्रीय सरकारी संगठन है उनकी गतिविधियों की जांच करता है, उनकी सतर्कता गतिविधियों के बारे में ये क्या करता है? जांच करता है। तो देखिए, यहां पर केंद्र स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच करने वाली जो एजेंसी है उसे हम कहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, जैसा यहां लिखा हुआ है। अब यहां पर कुछ और बातें हैं जिनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। अपन पानी का बोतल अपन व्यवस्थित तौर पर एक बार चीजों को समझते हैं। गले में कुछ हो गया। देखिए, यहां पर समझिए, सबसे पहले आपको कुछ बातें समझनी है। देखिए, केंद्र में भ्रष्टाचार की जांच हेतु, ठीक है, केंद्र में भ्रष्टाचार की जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया। भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया और उस समिति का नाम है के संथानम समिति। कौन सी समिति है? तो याद रखना, के संथानम समिति का गठन किया गया भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए। केंद्र में भ्रष्टाचार की जांच हेतु के संथानम समिति का गठन किया गया, एक समिति बनाई जिसका नाम है के संथानम। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, है ना, और इस रिपोर्ट के आधार पर 11 फरवरी वर्ष 1964 को केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। तो केंद्र में भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए एक समिति बनाई, के संथानम समिति 1962 में, और इसकी रिपोर्ट के आधार पर 11 फरवरी 1964 को हमने केंद्रीय सतर्कता आयोग का क्या किया? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया। अब ये केंद्रीय सतर्कता आयोग का हमने गठन तो कर दिया 11 फरवरी 1964 में, ठीक है, और ये काम भी बढ़िया तरीके से कर रहा था। लेकिन इस केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा देने के लिए, आप सब लोग जानते हैं आयोग, मैंने कल आपको बताया था जब हमने, यानी इससे पहले वाला जो टॉपिक हमने जब पढ़ा था, मैंने उसमें आपको बताया था कि आमतौर पर आयोग 3 प्रकार के होते हैं। तो इसने क्या किया, अब इस आयोग को हमें क्या करना था? सांविधिक दर्जा देना था। तो याद रखना, इसे सांविधिक दर्जा प्रदान करने के लिए 25 अगस्त वर्ष 1988 को राष्ट्रपति के द्वारा
एक अध्यादेश जारी किया गया। ठीक है, एक क्या जारी किया गया? अध्यादेश जारी किया गया। क्या देने के लिए? तो याद रखना, इन्हें सांविधिक दर्जा प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो इन्हें सांविधिक दर्जा प्रदान करने के संबंध में 25 अगस्त वर्ष 1988 को राष्ट्रपति आर वेंकटरमन के द्वारा क्या किया गया? एक अध्यादेश जारी किया गया और उस अध्यादेश में सांविधिक दर्जा देने को लेकर बात कही गई। लेकिन सांविधिक दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि सांविधिक दर्जा देने के लिए तो अधिनियम बनाना पड़ता है, और इसे सांविधिक दर्जा देने के लिए, याद रखिएगा, इसे सांविधिक दर्जा देने के लिए 11 सितंबर वर्ष 2003 को सतर्कता अधिनियम बनाया गया। क्या बनाया गया? तो याद रखिएगा, सतर्कता अधिनियम बनाकर, सतर्कता अधिनियम बनाकर इसे क्या दिया गया? तो याद रखिएगा, इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। और याद रखिएगा, इस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो इस समय राष्ट्रपति थे कौन? APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, और पूछ ले इस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा, R वेंकटरमन। कौन थे? R वेंकटरमन। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। अब पूछ लिया जाए कि भाई साहब सांविधिक दर्जा कब दिया गया, तो आपको बेटा ये डेट याद रखनी है। कौन सी डेट याद रखनी है आपको? ये वाली, 11 सितंबर वर्ष 2003। इसका मतलब अधिनियम कब बनाया गया होगा? 11 सितंबर वर्ष 2003 को अधिनियम बनाया गया होगा। इस तरह से आपको सारा डेटा, सारे फैक्ट आपको एज इट इज याद रखने हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक अधिनियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये जो वर्ष 2003 का जो अधिनियम बनाया गया, उसमें क्या बातें थी और उस अधिनियम में किस तरह से चीजें बताई गई। देखिए, यहां पर साफ तौर पर दे रखा है, विजिबल भी होगा आप लोगों को दिखने में, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003, जो 11 सितंबर 2003 को बनाया गया। और इसमें क्या दे रखा है? देखो, केंद्रीय सरकार के किसी केंद्रीय अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम है, केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या उसके नियंत्रणाधीन कोई सरकारी कंपनी है, सोसाइटी है, स्थानीय प्राधिकरण है, आदि लोगों के लिए, आदि वर्गों से संबंधित भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए हमने एक समिति बनाई, जो केंद्र में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नाम से जानी जाएगी। ये देखिए, 11 सितंबर 2003, उसके बारे में दे रखा है। पहली धारा में संक्षिप्त नाम होता है और दूसरे में परिभाषाएं होती है। ये परिभाषाएं यहां दे रखी है। यहां से हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। अध्याय 2 केंद्रीय सतर्कता आयोग, और यहां पर अध्याय 2 की धारा 3 है, उसके गठन के बारे में। ठीक है, चलिए वापस मुद्दे पर चलते हैं। तो यहां तक मैं आपको बेसिक चीजें सारी समझा चुका था और इनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। क्लियर है? अब चलिए आगे। अब एक बार देखते हैं कि आगे और क्या लिखा हुआ है और किस तरह से चीजें बताई गई है। पानी का बोतल दे दीजिए। चलिए देखिए एक बार इधर, ये सारी वही बातें हैं जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। मैं उधर आपको सारी चीजें समझा चुका हूं। आगे देखो, अब यहां बात करेंगे, केंद्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संथानम समिति का गठन किया गया वर्ष 1962 में। एक बात और याद रखनी है, कभी कभार राजस्थान के संबंध में इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये जो संथानम समिति है, इस संथानम समिति के ही अध्यक्ष हुआ करते थे कौन? तो याद रखना, टीकाराम पालीवाल। ठीक है, टीकाराम पालीवाल जो है, याद रखिएगा, इस संथानम समिति के क्या हुआ करते थे? तो याद रखिएगा, संथानम समिति के सदस्य हुआ करते थे। ये जो संथानम समिति है, इस संथानम समिति के सदस्य हुआ करते थे टीकाराम पालीवाल। आगे देखो, गठन या स्थापना 11 फरवरी वर्ष 1964 को संथानम समिति की सिफारिश पर, और कहां पर लिखा गया है? धारा, याद रखिएगा, धारा 3 है, लेकिन अगर आपसे अध्याय पूछ ले तो अध्याय कौन सा है? दूसरा। यानी ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम है 2003 का, इसका अध्याय 2 है और अध्याय 2 की धारा 3 है। अब सांविधिक दर्जा कैसे दिया गया, मैं ऑलरेडी आपको उधर समझा चुका हूं, आपको यहां ध्यान रखना है।
25 अगस्त 1988 को राष्ट्रपति आर वेंकट रमन के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया था इन्हें सांविधिक दर्जा देने को लेकर, और 2003 में संसद के दोनों सदनों द्वारा सतर्कता विधेयक, जिसे 11 सितंबर 2003 को राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा क्या किया गया, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, स्वीकृति प्रदान की गई, ये आपको याद रखना है। और ये 11 सितंबर 2003 को क्या किया गया, एक अधिनियम बनाया गया, और इसका नाम हमने रखा है क्या, तो याद रखिएगा इसका नाम है केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003। ठीक है, याद रखना। तो ये अधिनियम बनाया गया और इसके तहत इसे कौन सा दर्जा दिया गया, तो इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है वो दिया गया, सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। तो देखिए सारा डेटा, सारे फैक्ट आपको एज इट इज याद रखने हैं, किस तरह से हमें चीजें पढ़नी है, किस तरह से हमें चीजों को समझना है, वो सारा डेटा आपको हूबहू याद रखना पड़ेगा, हूबहू हमें समझना पड़ेगा। क्लियर है ये वाली बात। अब देखो यहां पर सबसे पहले वापस चलते हैं अपन मुद्दे पर कि यहां तक हम चीजें पढ़ चुके थे। अब हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे धारा 3 कि धारा 3 में इसके संबंध में क्या क्या बातें बताई गई है। देखिए हम यहां बात कर रहे हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003। अब 2003 का जो ये अधिनियम है, इस अधिनियम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और इस अधिनियम के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसकी कौन सी धारा है, तो धारा 3 हमारे लिए काम की है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये गठन के बारे में बात करता है। धारा 3 किसके बारे में बात करती है, तो गठन के बारे में। देखो यहां बताया गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के नाम से एक निकाय या एक आयोग का गठन किया जाएगा जो उन सभी शक्तियों और उन सभी कार्यों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम के तहत उन्हें दिया गया है। क्लियर है, याद रखिएगा। और यहां पर और कोई बात नहीं है काम की। तो गठन के बारे में बताया गया जिसका नाम केंद्रीय सतर्कता आयोग होगा। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि गठन कब होता है, तो गठन होता है 11 फरवरी 1964 को। ठीक है, फिर देखो फिर हमने बात की कि ये किससे मिलकर के बनता है, यानी यहां पर आपको याद रखना है क्या, संरचना के बारे में। तो संरचना में देखो एक तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है जो अध्यक्ष होगा, यानी अधिकतम 2 लोग हो सकते हैं जो क्या होंगे, मेंबर। यानी इसकी संरचना कितनी है, 1+2। यानी गठन भी धारा 3 में, संरचना भी किसमें है, तो धारा 3 में। उसके बाद देखो गठन और संरचना के बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां देखिए इनकी योग्यताओं के बारे में भी बताया गया है कि आखिर इनकी योग्यताएं क्या होगी। तो देखो यहां पर सबसे पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व सतर्कता आयुक्त ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा यानी यहां पर क्या बताई गई है, इनकी योग्यताएं बताई गई है। ठीक है, क्या बताई गई है, योग्यताएं। आपको एक एक फैक्ट याद रखना है। गठन भी धारा 3 में, संरचना भी धारा 3 में, योग्यता भी धारा 3 में है। ठीक है, यहां पर देखिए अखिल भारतीय सेवा में, संघ की किसी सिविल सेवा में या संघ के अधीन किसी सिविल पद पर रह चुका हो, जिनके पास सतर्कता, नीति बनाने, प्रशासन, जिसके अंतर्गत पुलिस प्रशासन भी शामिल है, उससे संबंधित विषयों का ज्ञान या अनुभव हो। यानी कोई अखिल भारतीय सेवा में कार्य करने का अनुभव प्राप्त कर चुका हो या किसी सिविल सेवा में हो, सतर्कता के संबंध में नीति बनाना, पुलिस प्रशासन, इस प्रकार से संबंधित क्षेत्रों में काम करने का उन्हें अनुभव प्राप्त हो, या तो ये होगा या फिर किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके द्वारा स्थापित किसी निगम, किसी केंद्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन में किसी सरकारी कंपनी में कोई पद धारण कर चुके हो, कोई पद धारण कर लिया हो, है ना। या ऐसे व्यक्ति जिनके पास वित्त, बीमा, बैंककारी, विधि, सतर्कता, अन्वेषण, विशेषज्ञता आदि का अनुभव हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो याद रखिएगा उन्हें क्या बना दिया जाएगा, तो उन्हें अध्यक्ष या सदस्य बनाया जा सकता है। यह भी धारा 3 में बताया गया है। साथ ही साथ इनके ऊपर प्रतिबंध भी है। ठीक है, और यहां पर आपको याद रखना है क्या, इनका मुख्यालय कहां पर होगा, नई दिल्ली में होगा। तो गठन यहीं पर दे रखा है धारा 3 में, संरचना भी यहीं पर है, योग्यता भी यहीं पर है और मुख्यालय भी धारा 3 में है। चले आगे देखिए उधर एज इट इज सारा डेटा दे रखा है। गठन बता चुका हूं, संरचना बता चुका हूं, है ना। नियुक्ति धारा 4 में, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तो देखो संरचना में याद रखना है बहुसदस्य निकाय है, एक अध्यक्ष होता है और 2 क्या है, सदस्य हैं। 2 क्या है, तो 2 सदस्य हैं और एक क्या है, तो याद रखना
एक अध्यक्ष है। दो तो सदस्य हैं और एक क्या है, अध्यक्ष है। तो यहां पर याद रखना गठन हो गया, संरचना हो गया। योग्यता के बारे में बात करेंगे तो याद रखना योग्यताओं में आपको दो बातें याद रखनी है जो हमारे लिए काम की है। देखो यहां पर योग्यताएं धारा 3 में है कि कोई आईएएस या आईपीएस हो सकता है जिन्हें सतर्कता, नीति बनाना, प्रशासन जिसमें पुलिस प्रशासन भी शामिल है से संबंधित विषयों का ज्ञानवान हो, साथ ही किसी कंपनी निगम में कोई पद धारण कर चुका हो या कर रहा हो, जिन्हें वित्त, बीमा, बैंकिंग, विधि, सतर्कता, अन्वेषण आदि के संबंध में ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो। क्लियर है, सारी बातें हम वहां पढ़ चुके हैं। और इनका मुख्यालय कहां पर है, तो इनका मुख्यालय दिल्ली में है और ये सारी बातें धारा 3 में। यानी अगर मैं यहां बात करूं सबसे पहले कि धारा 3 में क्या है, तो आपको यहां पर याद रखना है कि जब हम चर्चा करते हैं कि धारा 3 के बारे में, तो धारा 3 में आपको 3 बातें याद रखनी है। क्या, एक तो आपको याद रखना है इनका गठन, एक आपको याद रखनी है इनकी संरचना, ठीक है, और एक आपको याद रखना है इनकी योग्यता। क्लियर है ये वाली बात, तो याद रखिएगा धारा 3 में 3 बातें हैं, एक इनका गठन कैसे हुआ, एक इनकी संरचना कितनी है, कैसी है, और एक इनकी योग्यताएं क्या क्या है, उनके बारे में आपको चर्चा करनी है। इस तरह से आपको सारे फैक्ट जो है वो एज इट इज याद रखने। फिर देखो इसके बाद मैं चर्चा करता हूं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखना नियुक्ति के बारे में उल्लेख मिलता है धारा 4 में। धारा 4 में इनकी नियुक्ति के बारे में सारी बात बताई हुई है। ये देखिए यहां पर, ठीक है, यहां पर देखिए सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, तो देखो धारा 4 के बारे में। धारा 4 क्या कहता है, तो समझो एक बार धारा 4 के बारे में, है ना, कि धारा 4 क्या कह रहा है। देखिए धारा 4 में लिखा है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, लेकिन एक समिति की सिफारिश पर। देखो कौन सी धारा है, 4, नियुक्ति के बारे में बता रहा है, और नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, लेकिन एक समिति की सिफारिश पर करता है। और उस समिति में कितने लोग होते हैं, समिति में 3 लोग होते हैं। कौन होगा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता। क्लियर है, 3 लोगों की समिति मिलकर के राष्ट्रपति को सिफारिश करती है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता मिलकर के राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, और राष्ट्रपति उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी मुख्य सतर्कता आयुक्त या अन्य आयुक्त के रूप में नियुक्त करता है। उसके लिए वारंट जारी करता है, अधिपत्र जारी करता है। और ये जो समिति है, इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा, तो याद रखना इस समिति का अध्यक्ष होता है कौन, प्रधानमंत्री। क्लियर है ये वाली बात, याद रख लीजिएगा। यहां पर आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है किसके बारे में, धारा 4 के बारे में। ठीक है, देखो इधर नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर, और समिति में 3 लोग होते हैं, प्रधानमंत्री, है ना, वित्त मंत्री नहीं, यहां गृह मंत्री होना चाहिए, ठीक है, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता। याद रखना प्रधानमंत्री यहां पर क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री यहां पर इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री इस समिति का अध्यक्ष होता है, और ये नियुक्ति के बारे में बताया गया है कहां पर, तो धारा 4 में। तो 3 में तो इनकी गठन, संरचना व योग्यता है, 4 में क्या बताया गया, तो 4 में इनकी नियुक्ति बताई गई है, जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है एक समिति की सिफारिश पर। और उस समिति में कितने लोग होते हैं, तो याद रखना उस समिति में 3 लोग होते हैं। कौन कौन, तो याद रखना प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता। क्लियर है, और इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो क्या याद रखेंगे, इस समिति का अध्यक्ष होता है कौन, तो प्रधानमंत्री इस समिति का अध्यक्ष होता है। अब हम बात करेंगे कार्यकाल के बारे में। किसके बारे में, कार्यकाल के बारे में। वापस चलेंगे उधर ही, धारा 5 के बारे में पढ़ेंगे, है ना। देखो इधर धारा 5 के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहां पर क्या बता रखा है धारा 5 में, एक एक फैक्ट आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। धाराओं से परीक्षा में प्रश्न पूछने की संभावना है, क्योंकि सांविधिक आयोग है, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए हमने पहले जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ा, उसमें भी हमने इस तरीके से सारी चीजों को देखा है। आगे चलिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की सेवा के लिए शर्तें और उनके बारे में निर्बंधन जो है वो बताया गया है। कौन सी धारा में, धारा 5 में। क्या कह रहा है ये धारा 5, तो देखो धारा 1, अच्छा ये कह रहा है इसकी उपधारा 1, उपधारा 3 और 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग जिस तारीख को पदग्रहण करेगा ना, उस तारीख से, जिस तारीख को पद ग्रहण करेगा उस तारीख से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो,
तब तक अपना पद धारण करेगा, और याद रखना ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इन्हें वापस उस पद पर पुनर्नियुक्त नहीं किया जाएगा, यानी जिस दिन ये पद धारण करेंगे वहां से 4 वर्ष या 65 वर्ष की जो आयु है, 4 वर्ष या 65 वर्ष की जो आयु है, ये तब तक पद धारण करेंगे। और याद रखना इन्हें दोबारा उस पद पर नियुक्ति जो है वो नहीं दी जाएगी, यानी ये सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद नहीं लेंगे। ठीक है, फिर देखो सेम वही बात सदस्यों पर भी लागू होती है। क्लियर है? फिर देखो यहां पर, लेकिन सदस्यों में एक छोटी सी बात है कि वो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं ना, याद रखना वो क्या होते हैं, वो नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। आगे चलें, चलिए फिर यहां पर देखिए आगे बात करते हैं। हाँ, याद रखना ये पद ग्रहण करने से पहले इनकी शपथ जो है वो शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति इस अधिनियम में जो प्रारूप दे रखा है उसके अनुसार क्या लेंगे, शपथ या प्रतिज्ञान करेंगे। तो यहां पर क्या बताया गया है इनकी शपथ के बारे में, और शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। क्लियर है? ये बेसिक बात है शपथ वाली, तो आगे वैसे भी देखेंगे। कार्यकाल के बारे में याद रखना है, तो कार्यकाल में याद रखना है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अध्यक्ष जो है वो पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है, सदस्य पुनर्नियुक्ति का पात्र हो सकता है। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। और पद सेवानिवृत्ति के बाद ये भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद जो है वो नहीं लेते हैं। क्लियर है? आगे देखो, त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हटाया जाना धारा 6 में प्रावधान बताया गया है, उसके अनुसार हटाया जाएगा। ठीक है, और भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद ये धारण नहीं करेंगे। ठीक है, फिर देखो यहां पर क्या है काम की बात, एक तो याद रखना है त्यागपत्र किसको संबोधित करते हुए देंगे, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ये त्यागपत्र देंगे। फिर देखो हटाया किस रीति से जाएगा, तो जो धारा 6 में प्रावधान बता रखा है उस रीति से हटाया जाएगा, मैं धारा 6 में बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर बात को फिर समझिए, वेतन और भत्ते। ठीक है ना, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते वही होंगे जो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष के होते हैं, और सतर्कता आयुक्त यानी अन्य के वही होंगे जो लोक सेवा आयोग के सदस्यों के होते हैं। क्लियर है? और इनकी पदावधि के दौरान वेतन भत्तों में कमी नहीं की जाएगी। ठीक है, और एक बात याद रखना कि इनकी पदावधि के दौरान ये यानी पदावधि के बाद ये भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद जो है वो नहीं लेंगे। क्लियर है? ये धारा 6 में हटाया जाना है, उसके बारे में बात अपन आगे करेंगे। अब यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, एक छोटी सी बात को सुनिए और समझिए, है ना। यहां पर क्या है, धारा 5 में हमने क्या बात की, देखो धारा 5 में हमने बात की किसके बारे में, कार्यकाल के बारे में। धारा 5 में हमने बात की किसके बारे में, शपथ के बारे में। फिर हमने बात की यहां पर किसके बारे में, त्यागपत्र के बारे में। फिर हमने बात की हटाया जाना, लेकिन हटाया जाने के बारे में बताया गया है धारा 6 में। और फिर हमने बात की इनके वेतन व भत्तों के बारे में। क्लियर है ये वाली बात? तो ये सारे फैक्ट कहां पर दे रखे हैं, धारा 5 में दे रखे हैं। कार्यकाल दे रखा है, शपथ दे रखा है, त्यागपत्र दे रखा है, हटाया जाना और वेतन भत्ते, ये कहां पर है, ये धारा 5 में। एज इट इज याद रखना, परीक्षा में इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। धारा 4 में नियुक्ति थी, हम वो ऑलरेडी देख चुके हैं। धारा 3 में क्या है, गठन है, संरचना है और योग्यता है। चले आगे, अब देखो इधर कार्यकाल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इधर कार्यकाल में धारा 5, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। ये तो हमने बात कर लिया किसके बारे में, कार्यकाल के बारे में, कि भाई साहब इनका कार्यकाल क्या होता है वो हमने देखा। फिर देखो यही सारी चीजें धारा 5 में दे रखी है। त्यागपत्र किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र देंगे। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। अब यहां पर एक छोटा सा क्लॉज है, वो याद रखना, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति। राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति। चलें आगे, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति। क्लियर है ये वाली बात? तो याद रखना, राष्ट्रपति या फिर उसके द्वारा नियुक्त किया गया कोई अन्य व्यक्ति है, उनके द्वारा वो शपथ दिलाता है। ठीक है, फिर देखो वेतन भत्ते, तो याद रखना जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, आयोग नहीं है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, ठीक है ना,
यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो है उनको वेतन मिलता है यूपीएससी के अध्यक्ष के समान, और जो सदस्य है उनको मिलता है यूपीएससी के मेंबर के समान। अब यहां पर एक बात याद रखनी, देखो जो अध्यक्ष होता है उसे कहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, और जो सदस्य है उन्हें कहते हैं सतर्कता आयुक्त, ताकि जिससे आपको चीजें समझने में थोड़ी सी क्लियर रहे, चीजें क्लियर रहे, समझना थोड़ा सा आसान हो। तो यहां पर हमने किसके बारे में बात किया, तो देखो यहां पर हमने बात किया इनके कार्यकाल के बारे में, इनकी शपथ के बारे में, इनके त्यागपत्र के बारे में, इनको हटाया जाना, और इनके वेतन और भत्तों के बारे में। और ये सारी चीजें कहां पर है, तो देखो धारा 5, ये भी धारा 5 और ये भी धारा 5 में, ये भी धारा 5 में, और ये ऑलरेडी दे ही रखा है, और ये भी धारा 5 में। क्लियर है, ये वाली बात याद रह जाएगी। फिर आ जाओ, इसके बाद बात करते हैं हटाया जाना। ये आपको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझना है। इनको हटाया कैसे जाएगा, तो देखो हटाया जाता है और उसका उल्लेख है धारा 6 में। किस तरह से हटाएंगे, दो बातें हैं जो आपको याद रखना। देखो, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति। यानी जब सर्वोच्च न्यायालय जांच करे और जांच करके ये सिद्ध कर दे कि हाँ कि इन्हें इनके द्वारा मिसबिहेव किया गया है और ये काम करने के लिए असमर्थ है, काम करने के लिए ये समर्थ नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है, तो हटाया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति कुछ आधार पर इन्हें स्वतः हटा सकता है, जब वो पागल हो जाते हैं, जब वो दिवालिये हो जाते हैं, जब वो काम करने में असमर्थ होते हैं, या फिर वो कोई और दूसरा लाभ का पद ले लेते हैं, तो उन्हें हटाया जा सकता है। या फिर किसी अपराध में दोषी पाए गए हों, देखो यहां पर, देखिए यहां पर राष्ट्रपति द्वारा स्वतः हटाया जा सकता है पागल या दिवालिया होने पर, विकृत होने पर यानी दिमाग स्थिर नहीं होने पर, शारीरिक या मानसिक शैथिल्य होने पर, लाभ का पद ग्रहण करने पर, या फिर अपराधी प्रवृत्ति होने पर। इस आधार पर राष्ट्रपति उन्हें स्वतः क्या कर सकता है, हटा सकता है। और ये दोनों ही प्रावधान कहां पर बताए गए हैं, धारा 6 में, कि राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन सिद्ध कदाचार व असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति हटाता है। ये तो पहली बात हो गई। लेकिन राष्ट्रपति उन्हें स्वतः भी हटा सकता है अगर वो क्या करे, अगर वो पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, विकृत हो जाए, कोई लाभ का पद ले ले, किसी अपराधी प्रवृत्ति में लिप्त पाए जाए, शारीरिक या मानसिक शैथिल्य के आधार पर काम करने में असमर्थ हो, तो उन्हें हटाया जाएगा। क्लियर है। और ये सारे प्रावधान कहां बताए गए हैं, तो ये सारे प्रावधान बताए गए हैं धारा 6 में। तो धारा 6 में एज इट इज सारी चीजें हमें बताई गई है। देखिए यहां पर, ठीक है, यहां पर हम चर्चा करेंगे धारा 6 के बारे में। ये देखिए धारा 6 क्या कहती है, देखिए बहुत प्रैक्टिकल फैक्ट है, सारे परीक्षा में एज इट इज आते हैं। तो देखो, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व सतर्कता आयुक्त को क्या करना, हटाया जाना। इन्हें कैसे हटाते हैं उसके बारे में, तो यहां पर आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटाया जाता है, केवल सिद्ध कदाचार व असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद, याद रखना, और वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और उन्हें हटा दिया जाता है। क्लियर है, ये तो बेसिक चीजें हैं। और याद रखना, याद रखिएगा यहां पर, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और घटनाएं होती तो राष्ट्रपति स्वतः भी हटा सकता है। जैसे याद रखना, ये बात के होते हुए भी राष्ट्रपति आदेश के द्वारा यथास्थिति इन्हें हटा सकता है। जैसे पागल या दिवालिया होने पर, किसी अपराध में दोषी पाए जाने पर, अपनी पदावधि के दौरान कोई दूसरा काम करने पर, मानसिक या शारीरिक शैथिल्य की स्थिति में, है ना, या फिर अपने पद का दुरुपयोग करने पर, तब इन्हें क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति इन्हें स्वतः हटा सकता है। और यह बात बताई गई है कहां पर, धारा 6 में। एज इट इज सारी चीजें बताई गई है। यहां पर तो उनके संबंध में कर्मचारियों के लिए नियम बनाने की शक्ति है जो केंद्र सरकार को है। अध्याय 3 में और धारा 8 से है यहां पर क्या, इनके बारे में कार्य, कि क्या क्या कार्य है वो यहां पर बताए गए हैं, कि आखिर केंद्रीय सतर्कता आयोग के क्या क्या कार्य हैं। कार्यों के बारे में आगे चर्चा करेंगे, यहां चर्चा नहीं करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो, धारा 3, धारा 4, धारा 5 और धारा 6 एज इट इज हमने देख लिया है। एक बार यहां पर अगर मैं चर्चा करूं धारा 3, 4, 5 और 6 के बारे में, तो देखो सबसे पहले धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6 और धारा 7, है ना। एज इट इज आपको सारी धाराएं याद रखनी है, तब जाकर के तो मजा है, तब जाके तो सारी चीजें हमें समझ आएगी, है ना। चलो, धारा 3 में क्या है, तो याद रखना, धारा 3 में है इनका गठन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का, केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना और उनकी योग्यताएं।
क्लियर है? एज इट इज आपको फैक्ट याद रखने, तब जाकर के सारी चीजें क्लियर होगी। धारा 4 के बारे में बात करूं तो धारा 4 में बताया गया है इनकी नियुक्ति के बारे में, और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर, जिसमें 3 लोग हैं। धारा 5 में क्या है? तो आप सब लोग जानते हैं, धारा 5 में है कार्यकाल, ठीक है। धारा 5 में कार्यकाल के बाद है शपथ, ठीक है। शपथ के बाद है क्या? त्यागपत्र, और त्यागपत्र के बाद क्या है? वेतन व भत्ते। त्यागपत्र के बाद क्या है? वेतन व भत्ते। धारा 6 में क्या है? तो धारा 6 में है हटाया जाना, ठीक है। क्या है धारा 6 में? हटाया जाना। सिद्ध कदाचार व असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। और धारा 7 में क्या है? इनके संबंध में नियम बनाने की शक्ति, और वो नियम कौन बनाता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, केंद्रीय सरकार बनाएगी। ये आपको सारी धाराएं याद रखनी, एज इट इज हमारे लिए काम की है। परीक्षा में हूबहू प्रश्न आएंगे, तब आपको मिलान करना है इनका, है ना। आगे चलिए फिर बात करते हैं इसके बाद। आगे देखो, ये देखो कर्मचारियों से संबंधित नियम धारा 7 में है, और ये केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से बनाए जाते हैं। केंद्रीय सरकार आयोग के कर्मचारियों की संख्या और सेवा शर्तों में के संबंध में नियम बना सकती है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कौन बनाती है, केंद्रीय सरकार बनाती है। क्लियर है ये वाली बात? तो याद रखना, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके बाद। तो ये हमने बेसिक सिनेरियो जितना भी था धारा 7 तक वो हमने देख लिया है। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे लिए काम की, वो है इनके कार्य या इनके क्षेत्राधिकार। देखो ये आयोग क्या काम करता है ना। यानी मैं बात कर रहा हूं केंद्रीय सतर्कता आयोग का क्षेत्राधिकार व कार्य, कि ये आयोग क्या 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 कार्य करता है, तब आपको ध्यान देना है। चलो अब देखो आखिर ये आयोग क्या काम करता है, क्या क्या क्षेत्राधिकार में आते हैं इसके। तो देखिए यहां पर सबसे पहले अखिल भारतीय सेवा, यानी ये किसके भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है? ये किसके भ्रष्टाचार की जो जांच है वो कर सकता है, यानी किस किस के भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है। तो देखो अखिल भारतीय सेवा में जितने भी लोग हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज में जितने भी लोग हैं, या ये कह दो अखिल भारतीय सेवा के जितने भी ग्रुप ए के अधिकारी हैं, ये उनकी जांच कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, तो अखिल भारतीय सेवा के ग्रुप ए के अधिकारी, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा का कौन सा? ग्रुप ए। ये ग्रुप ए के जितने भी अधिकारी हैं जो अखिल भारतीय सेवा में हैं, तो अखिल भारतीय सेवा के ग्रुप ए के अधिकारी जितने भी हैं, ये उनके बारे में जांच करता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का मतलब क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के वे बैंक जो स्केल 5 से ऊपर के अधिकारी हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उनमें बैंक के स्केल 5 से ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं उनके बारे में ये जांच करता है। क्लियर है ये वाली बात? तो सार्वजनिक बैंक के स्केल 5 के ऊपर के अधिकारी, ठीक है। स्केल 5 के ऊपर के अधिकारी जो हैं वो आपको ध्यान रखने, सार्वजनिक बैंक के जितने भी हैं उनकी जांच करता है। वहीं पर मैं बात करूं आरबीआई के बारे में बात कर लीजिए आप, नाबार्ड के बारे में बात कर लीजिए आप, सिडबी बैंक के बारे में बात कर लीजिए, है ना। इन बैंकों के ग्रेड डी या इसके ऊपर के जितने अधिकारी हैं उनके बारे में, है ना। इन बैंक के ग्रेड डी या उसके ऊपर के अधिकारी, या उसके ऊपर के अधिकारी जितने भी हैं उनकी जांच करता है, ठीक है। ग्रेड डी के ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं ना, ये क्या करता है? उनके ऊपर की जांच करता है। यानी ग्रेड डी के ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं ये उनके बारे में जांच करता है। वहीं पर देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम साधारण जीवन बीमा निगम की कंपनी है। इसमें जो वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक है उनसे ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं ये उनके बारे में जांच करता है। वहीं पर सरकारी क्षेत्र के उद्योग जितने भी हो गए, जितने भी सरकारी क्षेत्र के उद्योग आ गए, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बोर्ड आ गए, उनमें काम करने वाले जो अधिकारी हैं ये उनके बारे में क्या करता है? ये उनकी जांच करता है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे देखो, यानी ये उनके क्षेत्राधिकार में आते, ये उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। क्लियर है ये वाली बात? यानी इसका क्षेत्राधिकार किस किस पर लागू होता है? तो ये उनके ऊपर लागू होता है।
अब यहां पर देखो व्यवस्थित तौर पर इसका कार्य क्या है, ये किन किन कार्यों को क्रियान्वित करता है। केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए किसी भी मामले की जांच करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इन्हें कोई भी कोई भी काम कहता है तो ये उसकी जांच करता है, ठीक है। फिर देखो सीबीआई की जांच प्रगति की का रिव्यू करता है। सीबीआई पूरी तरह से इन्हीं के अधीन आती है, सीबीआई पूरी तरह से इन्हीं के नियंत्रण में है, तो ये उनकी जांच करता है और उनके संबंध में रिपोर्ट प्रेषित करता है। फिर देखो यहां पर आयोग के पास भेजे गए मामलों के संबंध में केंद्र सरकार, आयोग के पास जो मामले भेजे गए हैं उनके संबंध में केंद्र सरकार या अनेक संगठनों को सलाह देता है। यानी आयोग के पास जो मामले भेजे गए हैं उनके संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये क्या करता है, ये अपनी सलाह देता है। भ्रष्टाचार के तहत अपराधों की जांच के संबंध में सीबीआई के कार्यों का अधीक्षण करता है। यानी भ्रष्टाचार के संबंध में जो सीबीआई जांच करती है और वो जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट देती है, तो उसको सर्वे करता है, उनको देखते हैं और उनके संबंध में ये अपनी सलाह देता है। कौन से? केंद्रीय सतर्कता आयोग। सतर्कता और प्रशासन पर नजर रखना, केंद्र सरकार व मंत्रालय आदि के विभागों की को अपने नियंत्रण में रखना। नियंत्रण का मतलब है उनके संबंध में हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर निगरानी करना। तो ये मोटे मोटे तौर पर क्या है, ये मोटे मोटे तौर पर इनके द्वारा किए गए कार्य हैं। अब यहीं पर हम बात करते हैं किसके बारे में, तो देखो यहीं पर आपको ध्यान रखना है क्या, देखिए अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसको बनाया गया, तो नित्तूर श्रीनिवास राव को बनाया गया। आप लोगों ने सुना भी होगा कि नित्तूर श्रीनिवास राव को बनाया गया। और वहीं पर अगर मैं बात करूं अभी कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। कौन है अभी? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया, यानी वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। और ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 20वें हैं, ठीक है। कौन से नंबर के हैं? 20वें नंबर के हैं जिनको सतर्कता आयुक्त बनाया गया। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनके बारे में आपको चर्चा करनी है, ठीक है। चलिए, यहां पर मैं कार्यों के बारे में बता ही चुका हूं आपको। और ये अपनी बेहतरीन किताब है राजस्थान स्टेट पॉलिटी की, जो मात्र 199 रुपए में आप लोगों को मिलेगी, जिसमें वर्ष 2010 से लेकर के वर्ष 2026 तक के पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का विश्लेषणात्मक हल किया गया है, व्याख्या हमने यहां पर करी है। यानी एक एक प्रश्न का इतना डिटेल एनालिसिस किया है हमने कि आप जब इनको पढ़ेंगे तो लगेगा सर इससे बाहर कुछ भी नहीं है। हर एक फैक्ट को इतना बढ़िया तरीके से मॉडिफाई किया है ताकि बच्चों को पढ़ने में बहुत आनंद आए और आपको किसी प्रकार से कोई नोटबुक खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरी तरह से स्टडी पैटर्न पर आधारित है ये हमारी किताब। और इसको आप कहां से परचेज कर सकते हैं, तो इसको आप लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से या फिर नजदीकी बुक स्टोर से आप इसे क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, है ना। सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसी कड़ी में सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा से संबंधित यानी विज्ञान विषय को लेकर हमने 10 मॉडल पेपर की एक श्रृंखला निकाली है। वहीं पर अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी विषय को लेकर, अगर आप सेकंड ग्रेड में सेकंड पेपर साइंस के बारे में अगर आप नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य बैच जो है वो आपको हमारे लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से मिलेगा। और वहीं पर अगर मैं बात करूं एसएसटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो 10 मॉडल पेपर की एक बुकलेट आप लोगों को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, इनके साथ 10 OMR शीट भी मिल रही है, यानी आप लोग अपना मूल्यांकन बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन 10 मॉडल पेपर के साथ साथ आप लोगों को 10 OMR शीट भी मिल रही है। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहा होगा, है ना। चाहे आप ग्रेड सेकंड, फर्स्ट ग्रेड, RS, SI किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।